जितने क्वेश्चन रहेंगे वो सारे क्वेश्चन लगभग आपके छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। रदरफोर्ड मॉडल की सारी स्टेटमेंट आपको यहां से रिवाइज होंगी। पहली स्टेटमेंट इसमें क्या दी हुई है, पहली स्टेटमेंट इसमें बता रही है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। पहली एक्सप्लेनेशन जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो भी एटम होता है उस एटम के पास बहुत सारा क्या रहता है, फ्री स्पेस रहता है, जिसमें से सारे अल्फा पार्टिकल मूव कर गए थे स्ट्रेटली और किसके ऊपर जाके टकराए थे, वो ZNS स्क्रीन के ऊपर टकराए थे। तो मींस पहली स्टेटमेंट सही है, इस पे खासकर ध्यान रखना है। यहाँ पे ये पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट। कई आंसर देखते ही, पहला ऑप्शन देखते ही भाग के जाओ उसके पास, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। अगली स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अपने को ध्यान हो तो हमने काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में जब बदला था तो कौन सा फोर्स का फॉर्मूला यूज किया था, कूलम्ब्स लॉ का फोर्स फॉर्मूला यूज किया था, F इज इक्वल टू ZE स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मतलब ये भी सही है, तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, मोस्ट पार्ट ऑफ, आप यहां से एक चीज और ध्यान रखना कि जो भी इलेक्ट्रॉन सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनके रिवॉल्व करने का जो फोर्स होता है वो किसी भी न्यूक्लियस से जुड़े हुए सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रहता है। और इलेक्ट्रॉन जहां पे जब ये एमोशन करते हैं तो इनकी एनर्जी रेडिएट होती रहती है। एक वर्ड हमने यूज करना है कि इनकी एनर्जी कैसी थी। अगर हम रदरफोर्ड मॉडल का जिक्र करें तो उनकी एनर्जी क्या होती रहेगी, रेडिएट होती रहेगी, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मोशन करेंगे जलेबी टाइप में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कभी इसके दूर पास, कभी दूर और फिर ऐसे दूर होती जाएगी, ठीक है। ये नेक्स्ट भाई, थर्ड स्टेटमेंट है द मोस्ट पार्ट ऑफ मास ऑफ द एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। अगला है कि मोस्ट पार्ट ऑफ मास ऑफ एटम, एटम का जो लगभग मास है वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्या। तो यहां से भी आपकी वही कंडीशन आती है जिसमें न्यूक्लियस को डिफाइन किया गया था और न्यूक्लियस के ऊपर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन को एक्सप्लेन करना, जो ये बताता था इस पूरे चार्ज का मास है। इसीलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लिखते थे, Z, और Z क्या रहता है, एटॉमिक नंबर। तो ये भी ठीक है, अगली स्टेटमेंट भी हमारी सही है। नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द मॉडल। इस मॉडल से जो एटम की स्टेबिलिटी है उसका पता चलता है। नहीं, ये मॉडल किसके लिए था, न्यूक्लियस के लिए ये मॉडल किया गया था, ठीक है। इस मॉडल का काम किसके लिए था, न्यूक्लियस के लिए था। स्टेबिलिटी ऑफ एटम तो थॉमसन मॉडल में था जिसमें ये बताया गया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के बराबर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरे थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन करता है जिसमें हमने अलग अलग कंडीशन पढ़ी थी। रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन करता है जिसमें हमने अलग अलग उसके पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी, फिर उसके हमने कंक्लूजन पढ़े थे। तो ये सारी चीजें उसके लिए बताते हैं, ठीक है। इस मॉडल को, इस वाले एक्सपेरिमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस मॉडल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जहां से हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज हमने पढ़ना है। न्यूक्लियस का साइज जब हमने पढ़ा था तो सेंटर पे न्यूक्लियस होता है
और इस न्यूक्लियस की जो कोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। तो इसका मतलब न्यूक्लियस कैसे साइज का था? स्मॉल साइज का। और एटम का साइज न्यूक्लियस से क्या होगा? बड़ा होगा। इसका साइज आपको मिलेगा 10 की पावर इनवर्स 15 और इसका साइज आपको मिलेगा 10 की पावर इनवर्स 10। एंगस्ट्रॉम में भी ये आपको मिल सकता है, जो किसके बराबर है? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। अब आप मेरे को ये बताएं, कई जगह एक चीज और ध्यान रखना, इसका साइज जो है वो 10 की पावर इनवर्स 14 भी आपको मिल सकता है, अप्रोक्स है ये। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज किसके बराबर है? 10 की पावर 11 10 नहीं है, अगला 12 11 ये भी नहीं है, 13 to 12 भी नहीं है, तो ये है 15 और इनवर्स के 14 मीटर। अप्रोक्स इसका साइज किसके बराबर रहता है? इसके बराबर रहता है। ठीक है, ये वाला रहेगा ध्यान ये। तो इसको न्यूक्लियस ऑफ मॉडल के नाम से भी जानते हैं। कोई पूछे इस मॉडल का दूसरा नाम क्या है, तो न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। किसने दिया था न्यूक्लियस का? रदरफोर्ड ने। कब दिया था? 1917। कब दिया था? 1917। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है, ये है रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, क्लियर है। अगला, हुज मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। किसके मॉडल को न्यूक्लियर ऑफ एटम भी कहा गया है? तो क्या रहेगा आपका आंसर? रदरफोर्ड। तो क्या आंसर आ जाएगा? रदरफोर्ड। आप देखिए क्वेश्चन काफी आते हैं इसमें से भी, ठीक है, लेकिन छोटे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं इसमें। और क्या है? तो थॉमसन का मॉडल करे रिवाइज। थॉमसन का मॉडल क्या कहता था? थॉमसन ऑफ मॉडल ने ये बताया था कि भाई कोई भी बॉडी जो होती है उसके अंदर दो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, उसके सीड्स होंगे तो उनको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया था, और बाकी जो बच गया ना उसका मटेरियल, उसको उसने अलग स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के नाम से दिया गया था। ये एक्सपेरिमेंट उसने काफी चीजों पे किया था और सब में इसने यही कंडीशन रखी थी कि जितने भी उसमें अलग अलग दो सेपरेट पार्ट होंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन का काम करेगा और एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का काम करेगा। अगला है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली के बारे में क्या पढ़ा था? डी ब्रोगली ने अपनी वेवलेंथ दी थी, क्या थी वो वेवलेंथ? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के साथ जो वेवलेंथ का वो रिलेशन कैसा रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड, वेलोसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ किन्हीं भी पार्टिकल की या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की वो वेवलेंथ होती है जो अपनी पोजीशन से अपने एनर्जी को जहां तक एक्सप्लेन करने का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, अगला भाई बोर मॉडल, ये हमने पढ़ा था कल। इस बोर मॉडल के बारे में भी हम जान लेते हैं। बोर मॉडल जो था, ये साइंटिस्ट आपका 1913 या 1915 के आसपास आपको ये मिलेगा। एक्चुअल में इसका एक्सपेरिमेंट अगर आप पढ़ोगे तो 1915 से 1925 के बीच में ये पढ़ाया जाता है। बोर मॉडल क्या था? बोर मॉडल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने रदरफोर्ड मॉडल को गलत साबित किया था, या इसकी कुछ चीजों में सुधार करने की इसने कोशिश की थी। वो कमियां क्या थी? तो थॉमसन मॉडल की कुछ कमियां थी, इसकी रदरफोर्ड मॉडल की वो कमियां क्या क्या थी? पहली कमी, इसने हाइड्रोजन को यूज नहीं किया, तो हाइड्रोजन के लिए मॉडल अप्लाई नहीं होता। दूसरी कमी, इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी सबसे उसकी जो ऑर्बिट है वो फिक्स नहीं है, उसकी एनर्जी क्या होती रहती है? रेडिएट होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये उसकी दूसरी कमी थी। तीसरी कमी, उसकी रेडियस जो निकाली थी वो हीलियम की निकाल के वो बाकी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तीसरी लास्ट कमी इसकी पूछे तो जो पार्टिकल मोशन कर रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी को इसने एक्सप्लेन नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं बता पाया था। ठीक है, तो ये इसकी कमियां थी। उन कमियों को सुधार किसने किया? बोर मॉडल ने। बोर मॉडल ने क्या किया? बोर मॉडल ने उन कमियों को सुधार करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट दिया। उस एक्सपेरिमेंट में इसने पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोर मॉडल ने क्या यूज किया था?
हाइड्रोजन को यूज किया गया था, और हाइड्रोजन के ऊपर से इसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया था, क्योंकि ये आपकी पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है जिसके ऊपर से अगर एक्सपेरिमेंट वेरीफाई हो जाता है तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल पे वही सेम एक्सपेरिमेंट आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसको इसने यूज किया था। तो इसने पहली बात तो किसका एटम यूज किया था? हाइड्रोजन का। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट था इसका? उसी की कुछ पोजीशन को चेंज करना। क्या इसने बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। किससे? ड्यू टू नॉन ग्रेडियंट एनर्जी की हेल्प से, बिना ग्रेडियंट एनर्जी की हेल्प से। और एनर्जी ग्रेडियंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में मोशन करता रहेगा ना। तो ये देखो, यहाँ ये न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है तो यही लगाएगा ना, और ये चक्कर जहां पे लगाएगा वो आपका क्या बन जाएगा? ऑर्बिट। तो पहला क्वेश्चन, पहला इसका पोस्टुलेशन ये था, एवरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड ए न्यूक्लियस एट ए फिक्स पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्बिट। उसी को हम क्या बोल देंगे? ऑर्बिट। अगर इसकी एनर्जी चेंज होती तो ये यहाँ पे मोशन करता, यहीं पे करता रहता, अगला ऑर्बिट बन जाता क्या नहीं? यहां से आपके ऑर्बिट बने हैं KLMN, जितने भी आप ऑर्बिट पढ़ते हो आगे वो सारे के सारे। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेशन था। सेकंड पोस्टुलेशन इसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं उनका मोमेंटम कैसा होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। यहाँ पे मोमेंटम करने वाले सभी के सभी पार्टिकल जो होंगे उनका मोमेंटम कैसा हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। दो डेफिनेशन है किसकी? ये बोर मॉडल की, जिसमें एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हो। और एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए इसने क्या यूज किया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक चक्कर पूरा कर लेता है तो इस इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट चक्कर एन लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। लैम्डा वेवलेंथ है इसकी इलेक्ट्रॉन की, और 2 पाई आर क्या है? सरकमफ्रेंस, जितना डिस्टेंस इसने बनाया है ये। और ये वेवलेंथ जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ यूज की गई है, जिस डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? NH बाय में 2 पाई MV, और किसके बराबर है ये? 2 पाई आर के। यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो जो आपका मन करे। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, देखो MV को इधर ले जाए, 2 पाई को इधर ले आओ, क्या फॉर्मूला बन गया? NH बाय में 2 पाई इज इक्वल टू MVR। V इंटू में R क्या होता है? ओमेगा। V इंटू R क्या होता है? ओमेगा। तो V इंटू R इज इक्वल टू ओमेगा। पुट करो, M ओमेगा क्या बन गया? एंगुलर मोमेंटम। क्या बन गया? एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से सेकंड पोस्टुलेशन आ गया कि कोई भी पार्टिकल जो अपने ऑर्बिट में फिक्स मोशन करेंगे उनका मोशन कैसा होगा? एंगुलर मोमेंटम। और ये जो फिक्स जो एक्सिस बन रही है N1, N2, N3, इनको रिप्रेजेंट करेंगे N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 सो इंफिनिटी। ऐसे सेल बनती चली जाएंगी। इन सेल को बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्बिट बोलते हैं। और इन ऑर्बिट के बनने के पोस्टुलेशन को इसने नाम दिया क्वांटम कॉन्सेप्ट। क्या नाम दिया? क्वांटम कॉन्सेप्ट। इसको बोलेंगे क्वांटम कॉन्सेप्ट। इस क्वांटम कॉन्सेप्ट को ऑर्बिट कॉन्सेप्ट भी आप बोल सकते हैं। तो मैंने वहां पे क्या लिखवाया था आपको? ऑर्बिट कॉन्सेप्ट। उसी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? क्वांटम कांस्टेंट। जहां पे भी n यूज करोगे, अब n की जगह क्या यूज करोगे? नंबर्स ऑफ ऑर्बिट। जैसे हाइड्रोजन में कितने ऑर्बिट हैं? 1। हीलियम में 1 ही है, लिथियम में 2। तो चेंज होते जाएंगे ना। तो n की जगह पे हमने अब क्या यूज करना है? नंबर्स ऑफ ऑर्बिट। ठीक है भाई, क्लियर है? दोनों पोस्टुलेशन क्लियर है? ये थे दो पोस्टुलेट इसके। एक थर्ड भी था, वो था फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए? फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी के लिए पोस्टुलेशन क्या था? ये कहता है h न्यू, फ्रीक्वेंसी आ गई ना, ये फ्रीक्वेंसी चेंज इन एनर्जी के बराबर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर रेडिएट होंगे, जंप करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो वहां पे हम किसी भी ऑर्बिट को हमेशा लोअर ऑर्बिट से कहां जंप करवाएंगे? हायर ऑर्बिट में। क्वेश्चन ये पूछेगा लोअर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है कि हायर की?
तो लोअर की तो कम होगी, हायर में जाने के लिए एनर्जी क्या चाहिएगी, ज्यादा चाहिएगी। ठीक है, तो उसको रेडिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए जाती है, उसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किसके बराबर हो जाता है, इसके बराबर, h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये 2 और 1 क्या है, ये क्वांटम नंबर है। ऑर्बिट 2 की एनर्जी, ऑर्बिट 1 की एनर्जी। देखो एक इलेक्ट्रॉन है ये, यहां से फर्स्ट ऑर्बिट से इसने जंप करके इसमें जाना है, तो इसमें जाएगा तो इसकी एनर्जी E1, यहाँ पे एनर्जी E2, एनर्जी होगी ना अलग अलग। हमें चाहिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए, इसको बाहर जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिएगी, इस एनर्जी को बोलते हैं एग्जिस्ट एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, एग्जिस्ट एनर्जी। एक है ना, ध्यान रखना, ये बड़ा क्वेश्चन आएगा पेपर में, व्हाट इज एग्जिस्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, या इलेक्ट्रॉन जंप वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, यूज्ड एनर्जी इज कॉल्ड एग्जिस्ट एनर्जी, जिसमें फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ठीक है भाई। एक आता है आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन। ये दो डेफिनेशन जो थी मैं लास्ट में लिखवा नहीं पाया था, पर यहाँ सुन लो, ये सुनने की है, ऑप्शन वाले में आती है या डेफिनेशन आती है। आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो क्या थी, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना, और इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ही एटम से बाहर जाना हो तो वो ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, इस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सरफेस पे चला जाता है तो उसको आयनाइज्ड पार्टिकल बोलते हैं ना, उसके ऊपर आयंस आ गए हैं, और वो आयंस कब आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एटम से क्या चला जाए, बाहर, और जब एटम सभी ऑर्बिट से जंप करके बाहर चला जाएगा, इसको जो एनर्जी चाहिएगी उसको क्या बोलेंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दो डेफिनेशन रहेंगी, ध्यान। ये था भाई हमारा क्या, बोर मॉडल। बोर मॉडल में फिर हमने क्या निकाला था, रेडियस वगैरह अलग यूज की थी, वो टॉपिक आएगा उसके साथ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है भाई। आप वो वीडियो देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, उसमें मैंने पूरा टाइम लगा रखा है। ठीक है, चले बेटा अगला क्वेश्चन। कहां तक हो गया, यहां तक बोर मॉडल हो गया, रदरफोर्ड हो गया, थॉमसन हो गया, डी ब्रोगली हो गया सबके बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम वार अनस्टेबल। जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो अनस्टेबल क्यों किया गया, बोर मॉडल ने क्यों बोला कि अनस्टेबल है। पहली कंडीशन, न्यूक्लियाई विल ब्रेक डाउन, इससे न्यूक्लियस ब्रेक हो गया था, इसलिए। क्या इसका कोई जिक्र हुआ है, न्यूक्लियस टूटना फूटना कोई भी जिक्र नहीं हुआ ना, तो ये वाली तो स्टेटमेंट है ही नहीं कुछ भी। अगली देखो, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में मूव करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में। क्या इसने ये बताया था, इलेक्ट्रॉन अराउंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अगला देखें, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो किसकी कैसी थी, इसकी रेडिएट थी ना, लेकिन बोर मॉडल की क्या थी, नॉन रेडिएट। अगला एक बार ऑप्शन पढ़ ले सारे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके द्वारा रिपेल करवा किए जाते हैं, न्यूक्लियस के द्वारा ना। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, तो अट्रैक्ट करेगा, वो तो रिपेल नहीं करेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब किसकी वजह से इसको अनस्टेबल रखा गया था, तो वो है आपका थर्ड ऑप्शन, ऑप्टिंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी। क्योंकि इनमें एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की वो क्या नहीं होनी चाहिए, रेडिएट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि थॉमसन क्या बोलते हैं, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग KLMN तभी बनेगा जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। इसी वजह से बोर मॉडल ने थॉमसन के मॉडल को क्या साबित कर दिया था, गलत साबित। क्योंकि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ऐसे मोशन करता था। अब ऐसे में आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन की कोई भी फिक्स ऑर्बिट नहीं है, और यहाँ पे देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा तो इसी ऑर्बिट में घूमेगा ना, और यहाँ घूमेगा तो भी इसी ऑर्बिट में घूमेगा। तो मींस इसमें कौन सा ऑप्शन आपका रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, वो गलत रहेगा। इसकी वजह से इसका जो मॉडल था वो क्या हो गया था,
फेल हो गया था। ठीक है, तो आपसे पूछे कि इसके मॉडल को फेल होने का रीजन क्या था, तो पहला रीजन ये था कि उसने बोला था कि ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होती है, रेडिएट होती है, जबकि इनकी एनर्जी रेडिएट नहीं होनी चाहिए। बोले क्लियर है? चले बेटा अगला बोले, whose model of atom is also called the nuclear model of atom। कोई नहीं बोलेगा, सोनिया बताएगी बस। कौन सा बेटा? सी ऑप्शन, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है भाई, न्यूक्लियस मॉडल अभी हम पढ़ के आए हैं, किसने बताया है वो? रदरफोर्ड ने। बोर मॉडल के बारे में जान चुके हैं, डी ब्रोगली ने क्या दिया था? वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। थॉमसन मॉडल क्या था? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का इक्वल होना, जिसमें एक स्फीयर का काम करेगा और एक उसके अंदर की प्रॉपर्टी का काम करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, विच मॉडल ऑफ एटम suggest that atom is spherical cloud of positive charge with electron embedded in it। किसका मॉडल था जिसने ये बोला था कि क्लाउड एक एटम की तरह काम करता है जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस धसे हुए हैं, उसी के अंदर है। किसने बताया था ये? तो अभी हम जिक्र कर रहे थे भाई कि थॉमसन मॉडल ने जितने भी प्रॉपर्टी यूज की है सभी में यही बताने का काम किया है कि जहां पे किसी भी मटेरियल की सेम दो प्रॉपर्टी काम करेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उन्हीं से मिलके जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एटम कहलाएगा। रदरफोर्ड मॉडल हो गया। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है एनर्जी इक्वेशन डी ब्रोगली की, और डी ब्रोगली की एनर्जी इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं। एच न्यू जो है वो एनर्जी के ही तो इक्वल था। एच न्यू किसके इक्वल था? एनर्जी के। ये एनर्जी के इक्वल ही एक्सप्लेन करता है। अभी आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो एनर्जी अब हम पढ़ेंगे वो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। जिस एनर्जी को यूनिट अगर दी जाएगी तो क्या दी जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम उसको क्या देंगे? यूनिट देंगे। ठीक है, अगला बोले भाई, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटाइज्ड। कौन सी कंडीशन क्वांटाइज्ड थी? पहली क्वेश्चन ये है, लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? नहीं था ना। लीनियर मोमेंटम तो उसने कहीं पे वर्ड यूज ही नहीं किया, क्योंकि वहां पे पार्टिकल मूव कर रहे थे, उनका मोमेंटम कैसा था? कैसा था? एंगुलर। तो एंगुलर मोमेंटम होगा तो एंगुलर का ही ऑप्शन होना चाहिए। तो अगला ऑप्शन आप देखें, है क्या एंगुलर का? ये ले भाई, एंगुलर मोमेंटम के लिए लीनियर वेलोसिटी, अगर लीनियर मोमेंटम ही नहीं हुआ तो लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका आंसर सी सही रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है वहां पे, वेलोसिटी तो लीनियर ही होगी, वेलोसिटी तो लीनियर ही होगी, क्योंकि एनर्जी कौन सी थी उनकी? काइनेटिक एनर्जी थी, और काइनेटिक एनर्जी में तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं थी। ठीक है, तो वो तब पढ़ेंगे जब इसका हम डेरिवेशन आगे करेंगे। चलो अब आ गया है डेरिवेशन वाला ही क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द फर्स्ट ऑर्बिट इज। अभी हमने पीछे किया था क्या? ये नहीं किया तो कर लो। देखो एंगुलर के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या फॉर्मूला बन के आता है आपने वो बताना है। हमने पढ़ा था एन लेमडा इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2 पाई आर के। लेमडा का फॉर्मूला रखा था तो एन एच बाय में पी इज इक्वल टू 2 पाई आर, यही था। इसमें हमें इधर पी को रखा था एम वी, एन एच बाय में एम वी इज इक्वल टू 2 पाई, एम वी को इधर ले गए आर के साथ तो हमारे पास आ गया एम वी आर इज इक्वल टू, ये रह गया एन एच बाय में 2 पाई। ये पूरा का पूरा क्या है? एंगुलर मोमेंटम, तो इसको लिखेंगे P इज इक्वल टू किसके बराबर है? एन एच बाय में 2 पाई। एन क्या है? ऑर्बिट। मान लीजिए पहला ही ऑर्बिट है, क्योंकि बोर मॉडल ने तो क्या यूज किया था? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट है, तो एक ऑर्बिट रखे हैं तो P का फॉर्मूला किसके बराबर हो गया? तो आंसर ढूंढने से मिल जाएगा क्या? देखिए कौन सा है? बी ऑप्शन है, ये रहा। और कौन सा है? डी बी है। ठीक है, सेम दिए हुए हैं ऑप्शन, तो ये बी ऑप्शन रहेगा। आपको घबराना नहीं है, दो आ जाए तो दोनों पे मत लगा के आना।
ठीक है, कोई भी एक आप चूज कर सकते हो, वो सही है आपका। सेम सेम दे रखे हैं ये, ठीक है। चलो अगला भाई, लेट द फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम R1, लेट द फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम R1, एक हाइड्रोजन के लिए पहली रेडियस है वो R1 है, एंड द फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हीलियम एटम इज R2, हीलियम के लिए कितनी है R2, देन द रेडियस R1 और R2 का रेशियो कितना होगा। ये भाई पक्का पेपर में आना है ये वाला, ठीक है। बोर रेडियाई आपने निकालनी है, तो इसके लिए समझे हम, बोर मॉडल में रेडियस हमने निकालनी थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो में आपने देखा नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट चेंज किया था। यहाँ जो समझाया था ना पहले दिन, थोड़ा सा हम कर पाए थे, उसका मैंने कॉन्सेप्ट चेंज किया था, ठीक है। उसमें क्या था, जब भी हम बोर रेडियाई निकालते हैं ना, तो हमने दो फोर्स की ऑब्जर्वेशन पढ़नी है। एक तो mv²/r, कौन सा फोर्स है ये, सेंट्रिपिटल फोर्स, जो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिट में बांध के रखता है, और इसी फोर्स को हमने उस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में फिक्स है, तो उस पे लगने वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है, के कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इनटू में z एटॉमिक नंबर बाय में r स्क्वायर। फोर्स आ गया क्या नहीं, यहां से r की वैल्यू निकल जाएगी रेडियस, ये लो, एक r से एक r, इस r को इधर लेके r इज इक्वल टू के ई स्क्वायर z बाय में mv स्क्वायर, r आ गया क्या नहीं, एक तो r है ये, एक r निकलता है अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम, निकल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग r भी निकल जाएगा, nh बाय में 2 पाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, mvr, निकाल लो फिर, nh बाय में 2 पाई इज इक्वल टू mvr, mv को इधर ले आए तो एक r यहां से आ गया, nh इज इक्वल टू 2 पाई में बाय में mv इज इक्वल टू किसके, ये भी r के बराबर, ये भी r के बराबर, दोनों को बराबर रख सकते हैं। दोनों को आप बराबर रखोगे ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं, ये देखो v है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकलती है। क्योंकि एक और कमी थी बोर मॉडल की, उसकी रदरफोर्ड की, कि वो वेलोसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और दोनों को आप बराबर रखोगे तो k ई स्क्वायर z बाय में mv स्क्वायर इज इक्वल टू nh बाय में 2 पाई mv। देखो एक mv से एक mv कैंसिल, एक को काट देना, एक mv रह जाएगा ना, यहाँ पे हमें v चाहिए, क्योंकि इसमें अगर मैं v की वैल्यू पुट कर दूं, r की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, r आ जाएगा ना, इसमें v की वैल्यू पुट कर दूं तो r आ जाएगा, इसमें भी पुट कर सकते हो v की वैल्यू, और स्क्वायर करके पुट करनी पड़ेगी, मर्जी है आपकी, किसी में भी कर दो। तो यहां से आपने v निकाल के इसमें पुट कर देना है। जब इसमें आप निकाल के पुट करोगे तो r इज इक्वल टू, आप ध्यान दोगे तो एक कहना चाहिए है, देखो ये कहना चाहिए है और एक कहना चाहिए है, क्या हो जाएगा इसका, स्क्वायर नहीं हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर। हालांकि बाय में कुछ है, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। r का n के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और कैसा रिलेशन है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज करेंगे उतनी क्या चेंज होती जाएगी उसकी रेडियाई। पढ़ो, पहले नंबर ऑफ ऑर्बिट 1, रेडियस कितनी होगी 1, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट 2, रेडियस कितनी हो जाएगी 4, नंबर ऑफ रेडियाई क्वांटम नंबर 3, रेडियस कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी, होती जाएगी ना चेंज ऐसे ही। तो n का रिलेशन इसके साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बाकी जो बचा था वो क्या है यहाँ पे, उसके आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, n स्क्वायर बाय में z, z क्या है एटॉमिक नंबर, निकल गया ना रिलेशन, निकाल दो, कर दो सोल्व। ये रहा फॉर्मूला, लेट द फर्स्ट बोर रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना, और सेकंड बोर रेडियाई हाइड्रोजन किसके लिए है, हीलियम के लिए। दोनों में ऑर्बिट कितने हैं, फॉर्मूला लिखा, n इज इक्वल टू पहले का ऑर्बिट का स्क्वायर बाय में एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, इसके बाय में किसका निकालना है, तो ये तो R1 हो गया ना,
और ये हो गया R2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने बाय में, एटॉमिक नंबर कितना, सोल्व कर लो इससे तो ये कैंसिल, ये 1/1 ये 1/2, R1/R2 निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/1 बाय में 1/2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 2/1, 2/1 का ऑप्शन है कहीं पे, ये रहा। तो आंसर क्या हो गया आपका, पक्का आना है पेपर में बेटा जी, 100% आना है, न्यूमेरिकल में ही आना है, कर लोगे। सिर्फ ध्यान क्या रखना है इसमें, ये फॉर्मूला याद रखना है, R इज इक्वल टू किसके बराबर है, n स्क्वायर बाय में z। हालांकि z की इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, लेकिन जब ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे कि z कहीं ना कहीं ये डिफाइन करोगे तो z जो है उसके बाय में आ जाएगा, z को छोड़ के बाकी सारी कॉन्स्टेंट टर्म निकल जाएगी। ठीक है, वो मैंने वहां पे करवा भी रखा है कि वो पूरा किसके कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है तो सेकंड का आंसर ये, बताइए समझ आया क्या, फॉर्मूला अगर याद होगा तो निकल जाएगा ये। तो ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में हम 2-3 जगह करेंगे, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगला बोलो भाई, टेकिंग द बोर रेडियाई ए 53 pm, बताओ भाई अब सीधा सा निकालना है, कुछ नहीं करना। अब आर की वैल्यू दे रखी कितनी 53, एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का 3, 53 बाय में निकल गया क्या नहीं सीधा 53 बाय में, क्योंकि ये वैल्यू पूरी नोट में दे रखी है तो आपने कुछ नहीं करना, जो भी रेडियाई दे रखी हो उसी के बारे में उसका एटॉमिक नंबर रख दो, 53 बाय में 3 कितना आएगा 17 पॉइंट समथिंग, 17 17 के आसपास आएगा ना, तो है कोई 17 के आसपास का ऑप्शन, कौन सा है 18, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 18। बताओ क्लियर है क्या, फिर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर में क्या फर्क पड़ेगा, Li डबल पॉजिटिव से एटॉमिक नंबर 5 तो नहीं हो जाएगा, एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा जी, है ना। एटॉमिक एक बात और होती है, रेडियस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, लिथियम तो लिथियम है, प्लस प्लस और माइनस माइनस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो रेडियस चेंज हो जाएगी, कैसे, आपका ये कमरे में से आप बाहर चले गए तो कमरे की सेल चेंज हो जाएगी, इसकी ऑर्बिट थोड़ी चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन गए हैं, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, और आर क्या है रेडियस है उस एटम की, सेल बची है ना, सेल की रेडियस नहीं पढ़ रहे हम, एटम की रेडियस पढ़ रहे हैं, एटम की रेडियस सेल बनाती है कि उसकी कोर बनाती है, वो एटम वो है जिसकी लास्ट कोर बनाएगी, लास्ट सेल बनाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं तो कोर खाली है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्री स्पेस बढ़ गया है उसका, जो पहले उसका स्पेस था उसका फ्री स्पेस और ज्यादा बढ़ गया है, उसकी कोर के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं है आप इस रूम में बैठे हुए सारे, ये रूम पूरा क्या है एक एटम है, अगर आप इसमें से बाहर चले जाओगे तो इसकी रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लाइनिंग में फर्क पड़ जाएगा। अभी 4 लाइन बन रही है, फिर कितनी लाइन बनेगी 2 लाइन, 2 लाइन बनने से रूम में क्या फर्क आ गया है, स्पेस बढ़ गया है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलो किसके बराबर हो जाएगा, क्या करना है, सिर्फ जो भी एटॉमिक नंबर हो उससे डिवाइड कर देना है, हो जाएगा। अगला, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया था उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अभी पीछे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था जिसमें v की वैल्यू निकाल के पुट की थी ना, तो v निकाल सकते हैं ना वहां से, वो v आप इलेक्ट्रॉन के लिए याद कर लो क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी 2 इंटू में 10 की पावर 6 कहाँ है v, ये भाई 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट वेलोसिटी है जो आपको ध्यान रखनी है, जो हाइड्रोजन के एटम के लिए डिफाइन की गई थी। अब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम सेल के अकॉर्डिंग अलग अलग कहीं पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला भाई 12th,
Which spectral series does of hydrogen atom lie in visible region? आ जाओ भाई, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ध्यान से समझें, एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम सीरीज बनाएगी, जिसमें आपको जो इलेक्ट्रॉन सेल को जंप करके जाते हैं उनके लिए कुछ रीजन्स, एरिया बनाए गए जहां पे वो दिखते कैसे हैं, मींस उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। फ्रीक्वेंसी से कलर आ जाएंगे ना, फ्रीक्वेंसी से कलर आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ भी आ जाएगी, तो निकाल सकते हैं ना कुछ भी। तो ये चीजें है ना, कुछ साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सप्लेन की गई। इस स्पेक्ट्रम सीरीज को 4 साइंटिस्ट अलग से बताते हैं, उन चारों को पांच साइंटिस्ट हैं, उन पांचों के हम नाम अलग अलग से पढ़ेंगे। पहली सीरीज को बोलते हैं लेमन सीरीज है। बोल बोल क्या बोल रहे हैं? लेमन सीरीज, ठीक है। लेमन सीरीज क्या थी? लेमन सीरीज के अकॉर्डिंग, अब इसका पूरा डेरिवेशन आप वहां से देख लेना बेटा जी, नहीं आए ना तो कल मेरे को आते ही बता देना, मैं पूरा डेरिवेशन आपको करवा दूंगा। लेमन सीरीज के अकॉर्डिंग एक रेडबर्ग कांस्टेंट आता है हमारे पास, जिसमें फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आर 1 बाय में एन इनिशियल स्केयर माइनस में एन फाइनल स्केयर का फॉर्मूला बन के आ जाता है। इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट है आपके, जिसमें एनर्जी रेडिएट हो रही है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाता है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एग्जिस्ट एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको? एग्जिस्ट एनर्जी। उस एनर्जी के लिए इसने ये उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया था, जिसमें इनिशियल स्टेट के नंबर जितने भी दिए हो उसमें से फाइनल स्टेट के नंबर ऑफ ऑर्बिट को क्या कर देंगे? जहां जंप किया है वहां तक, ठीक है। तो लेमन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू आर 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन का स्क्वायर था। यहां पे जो n है ना आपका क्वांटम नंबर, ये आपने कहां से यूज करना है? 2 3। इस नंबर से आगे से, क्योंकि ऑर्बिट जंप करेगा तो इससे ये आपका लोअर ऑर्बिट हो गया, और हायर में जंप करेगा तो 1 के बाद हायर कौन सा होगा? 2 3 4 5। तो इतनी एनर्जी जब उस फ्रीक्वेंसी से जंप करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए पहली सीरीज जो बनी थी उसको क्या बोलते हैं? लेमन सीरीज। सेकंड बोले कौन सी है? बाल्मर सीरीज। इनकी ट्रिक भी बता दूंगा याद करने की। नेक्स्ट कौन सी है? बाल्मर सीरीज। सेम फॉर्मूला, कुछ नहीं करना। अच्छा एक और चीज, ये फ्रीक्वेंसी से जब घूमेगा तो लाइटिंग इफेक्ट होगा कि नहीं? इसकी वेवलेंथ होगी ना, फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ निकाल दोगे। वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा, और 1 बाय लेमडा का सेम ही तो फॉर्मूला है। c बाई लेमडा, c इज कांस्टेंट रहती है स्पीड ऑफ लाइट के लिए 3 × 10⁸ पर जब निकालते हैं ना कंपैरिजन में तो ही रखते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम इसको c न्यू इज फ्रीक्वेंसी रिलेट विद वेवलेंथ 1 बाय लेमडा। c इज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मीडियम में है तो मीडियम की लेनी पड़ेगी ना, और अगर फ्री स्पेस में है तो 3 × 10⁸, ठीक है। इसलिए मैं ये लिखा है 1 बाय लेमडा। सी को लेके भी जाओगे ना तो अंदर चला जाएगा और आर कांस्टेंट में शामिल हो जाएगा। जो रेडबर्ग कांस्टेंट था ना हमारा आर, इसमें शामिल हो जाएगा सी अगर आप लोगे भी तो भी बचेगा कितना? 1 बाय लेमडा। और फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? आर 1 बाय एन का स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 का n2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाल्मर सीरीज। सेम फॉर्मूला, कुछ नहीं चेंज करना आपने। V इज इक्वल टू, अच्छा रीजन बता रहा था मैं इसका, कि इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया रहेगा एक एनर्जी का, जो एनर्जी हमने निकालनी है इसकी एनर्जी अगर कोई पूछे आपसे तो निकली हुई है ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने न्यूमेरिकल सोल्व करके भी निकाल रखी है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी रहेगी? माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी है, ठीक है। और इस एनर्जी को निकालना हो ना किसी भी ऑर्बिट का तो E बाय एन के फॉर्मूले से निकलेगा। पहले ऑर्बिट के लिए बाय में 1 सेम रह जाएगी, दूसरे ऑर्बिट के लिए बाय में 2, तीसरे ऑर्बिट के लिए बाय में
3 4 5 6 ऐसे चेंज करके निकलेंगे। तो ये एनर्जी जहां पे रहेगी ना, वहां पे जो रीजन बनेगा, जो एरिया बनेगा, वहां पे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, अल्ट्रावायलेट होंगी। कैसी होंगी, अल्ट्रावायलेट। क्या लिखते हैं इनको, यूवी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस सीरीज के लिए आपके पास कैसा इफेक्ट रहेगा, तो अल्ट्रा वायलेट। सेकंड देखें कौन सा है, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या है, वन न्यू इज इक्वल टू आर 1/2 का स्केयर माइनस 1/n का स्केयर। यहां पे जो 1 का स्केयर यूज करे थे, अब की बार जो इसने सीरीज यूज की थी वो सीधे कौन से सेल से यूज की थी, दूसरे ऑर्बिट से यूज की थी। अब रेडिएट होने के लिए जंप कहां करना है, दूसरे से आगे यूज करना है, तो एन की टर्म यहां पे क्या हो जाएंगी, क्वांटम नंबर 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, और यहां पे भी इसकी एक एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को अगर मैं निकालूं तो इसके बाय में 2 नंबर ऑफ 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ये एन स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 से काटना इसको, 4 तिये 12, 4 चौके 16, तो कितनी एनर्जी आ गई सेकंड की, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी में रीजन कैसा होगा, तो नॉन विजिबल, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, कैसी फ्रीक्वेंसी है, कैसा कलर है, हमें समझ ही नहीं आएगा। तो बाल्मर सीरीज के अकॉर्डिंग अगर रीजन पूछे कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, नॉन विजिबल। कैसा होगा, नॉन विजिबल, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आने हैं इसमें कि विजिबल है, कैसा है, कैसा नहीं है, यूं। तो सेकंड सीरीज बताओ क्लियर है। नेक्स्ट सीरीज कौन सी है, पास्चन। क्या फर्क होगा अब उसमें, यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। उसमें पूछे रीजन कैसा होगा, तो रीजन उसमें कैसा रहता है, कैसा रहता है भाई, विजिबल तो रहता है पर कलर इफेक्ट भी होता है, विजिबल भी होता है और कलर इफेक्ट भी होता है, वॉयलेट कलर इफेक्ट होता है। कैसा होगा, वॉयलेट विजिबल कलर इफेक्ट होगा। ठीक है, विजिबल होगा और वॉयलेट कलर के साथ होगा। ठीक है भाई। और नेक्स्ट कौन सी है पास्चन के बाद, ब्रैंकेट। ब्रैंकेट होगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, एन कहां से स्टार्ट होगा, 5 से, उसमें भी सेम विजिबल होगा और कैसा इफेक्ट होगा, वॉयलेट होगा। ठीक है, और सबसे लास्ट कौन सी है, पी फंड। फंड नहीं खाली, पी फंड। ठीक है, साइलेंट मत बोलो फिर उसको। ठीक है, पी फंड भाई। ठीक है, इसका नाम भी था पूरा, कुछ इसका नाम भी रहता है। ये जो सीरीज थी ये आपकी लास्ट टर्म के लिए रहती है। एन क्या हो जाएगा इसमें, 5 का स्क्वायर, तो एन के 6 के आगे से स्टार्ट होगी, सेम तीनों के लिए विजिबल रहेगा और कलर कैसा रहेगा, वॉयलेट। चलो आ जाए बेटा वापिस। विच स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन। मिल गए, अब सारे आंसर इनमें मिल जाएंगे। तो पहला किसके लिए है, बाल्मर में कैसा होगा, अल्ट्रावायलेट रीजन। ब्रैंकेट में कैसा होगा, विजिबल। पास्चन में कैसा होगा, विजिबल। लेमन में कैसा होगा, नॉन विजिबल। कैसा होगा, सॉरी उल्टा हो गया भाई, लेमन होगा इसका आंसर। बाल्मर में कैसा होगा, नॉन विजिबल। ठीक है भाई, सीरीज बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं रामपुर। चलो अगला बोलो, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन इंफ्रारेड रीजन। ये जो है ना, जो विजिबल रीजन हम बोल रहे हैं सारे, वो सारे के सारे कैसे होंगे, इंफ्रारेड रीजन होंगे। जितने भी विजिबल रीजन थे ना वॉयलेट वाले, वो सारे के सारे कैसे होंगे, इंफ्रारेड। अब देखो इंफ्रारेड किसमें है, पास्चन में रहेगा, तो पास्चन सीरीज में आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या रह गया, 12th कहां गया। अच्छा, विच स्पेक्ट्रम सीरीज डज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में कौन सा रहेगा, लेमन, बाल्मर, पास्चन, पी फंड। वो नॉन विजिबल सेकंड हम बोल रहे थे ना, वो विजिबल में रहेगा भाई, नॉन विजिबल में नहीं रहेगा।
विजिबल बोल मतलब दिखेगी वहां पे फ्रीक्वेंसी पर, हमें उसका इफेक्ट पता नहीं चलेगा। और सेकंड कौन सी थी हमारी, वो बाल्मर, ये बाल्मर के लिए रहेगा। पहले पी फंड में कैसा था, अल्ट्रावायलेट था, यूवी था ना, बेटा जी पहला कौन सा था, लेमन सीरीज थी ना, लेमन सीरीज में रहेगा अल्ट्रावायलेट। सेकंड कौन सी थी, बाल्मर में आपका रहेगा विजिबल, कैसा रहेगा। तीसरी कौन सी थी, पास्चन, पास्चन और उसके बाद ब्रैंकेट और उसके बाद इन सभी में कैसे रहेगा, इनफेराड, तीनों में कैसा रहेगा, इनफेराड। ठीक है, ये रहेगा। चलो अगला निपटा दो इसको अब जल्दी जल्दी भाई। बोले बेटा जी पहले में क्या आएगा, विच स्पेक्ट्रल सीरीज डज नॉट लाई इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसका तो नाम ही नहीं सुना भाई हमने, तो यही है। ठीक है, इनके लिए फिर से एक बार रिवाइज करो। बाल्मर में कैसा रीजन रहेगा, लेमन में कैसा रहेगा, अल्ट्रावायलेट, पाइसन में कैसा रहेगा, इंफ्रारेड। चलो भाई नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट टाइम ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ द लास्ट टाइम ऑफ लेमन सीरीज, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाई ऑफ बाल्मर सीरीज टू द लास्ट टाइम ऑफ लेमन सीरीज। बाल्मर का और लेमन सीरीज का आपने रेशियो निकालना है। तो बाल्मर सीरीज कौन सी थी, 2 नंबर वाली, 2 से स्टार्ट हुई थी ना, 2 से, तो वेवलेंथ 1 बाय लैम्डा 1/2 का स्क्वायर। और लेमन सीरीज कहां से स्टार्ट हुई थी, 1 से स्टार्ट हुई थी पहले से, तो वो था 1 का स्क्वायर। तो किस किस का रेशियो बताना है, वेवलेंथ ऑफ बाल्मर का और इसका 4/1 कितना रहेगा, 4, 2 का स्क्वायर, अरे ये ऐसे निकाल लो ना, 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू न्यू, और ये किसके बराबर थी, 1/1 का स्क्वायर था ना, तो पहले के लिए अगले की तो वैल्यू रखनी ही नहीं है क्योंकि सेम रेशियो आएगा, कहीं से निकाल लेना। तो 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर, तो किसके लिए, लेमन के लिए, और बाल्मर के लिए निकालते तो 2 का स्क्वायर। रेशियो किसका बताना है, बाल्मर और लेमन का, तो बाल्मर और लेमन का आप निकालोगे तो ये 1/2 1 बाय लेमडा के बराबर है, तो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू 1/4, लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और 4/1 तो कितना आएगा फिर, 4 ही तो आएगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी। ठीक है, नेक्स्ट बोले, द हाइड्रोजन एटम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनदर ऑर्बिट आर इज गिवन। पोटेंशियल एनर्जी बनाए बेटा जी, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले ई स्क्वायर जेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू में, आर से आर क्या फॉर्मूला बच गया, ई स्क्वायर जेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसके बराबर, वर्क डन किसके बराबर, एनर्जी के, वर्क डन किसके बराबर, एनर्जी के, और यही एनर्जी किसके बराबर, ये तो काइनेटिक होगी, तो फिर ये कौन सी होगी, ये काइनेटिक है, तो ये कौन सी, रिलेशन कैसा होता है, अपोजिट, एक मोशन में एक रेस्ट मोशन में है, तो इसके आगे क्या लगा दे, माइनस, ढूंढ लो फॉर्मूला है क्या इसमें कहीं, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड एटॉमिक नंबर रख दिया है, तो ई स्क्वायर बाय में आर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, फर्स्ट, यहां पे डी नहीं है, रीजन क्या है, ये 2r, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन तब जब प्लस की है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज करके देख लेना, काइनेटिक यही बनेगी, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर, चेंज करके देखोगे तो बन जाएगी। ठीक है, दिखाऊं बना के, लो, mv स्क्वायर बाय में आर क्या है, ये फोर्स को फोर्स के बराबर, ई स्क्वायर जेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एक आर से आर, इसको 1/2 से मल्टीपल कर दो, इसको भी 1/2 से, क्या बन गया ये, तो ये इसके बराबर है क्या नहीं, फॉर्मूला देखो क्या हो गया, 1/2
इलेक्ट्रॉन Z 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये रही 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R, है वही फॉर्मूला। ये सारे ड्राइव होते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना काइनेटिक एनर्जी है। फर्क ये 2R के साथ है, ये R के साथ है। दूसरा फर्क अपोजिट रिलेशन में होंगी। नेक्स्ट भाई, द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, अगर किसी भी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? अभी लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच कांस्टेंट है तो न्यू के बराबर होगी कि नहीं? होगी ना। और पहले की फ्रीक्वेंसी में एनर्जी निकाली थी तो कितनी आई थी? माइनस के 13.6। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? उसके बराबर। क्या हो जाएगी? उसके बराबर। रीजन उधर प्लस की है, दूसरी तरफ जाके वो किसकी हो जाएगी? माइनस की। माइनस की है तो दूसरी तरफ जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो ये माइनस की 13.6 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हो जाएगी? ठीक है भाई। मींस यहां से एक क्वेश्चन सोल्व होता है जिसकी जो स्टेट एनर्जी होगी, उसकी रीजन एनर्जी होगी, वही उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है भाई, फॉर्मूले से भी निकल जाएगी ये। चलो अगला बोल ले, तो फिर अगला क्वेश्चन का आंसर आप ही बता दें। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एग्जिस्टेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम अबाउट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज कितना? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लस का के माइनस का? बस ये है भाई। ठीक है, ठीक है भाई, निकालनी है न्यूमेरिकली तो वो भी सीख ले। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी माइनस नेक्स्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यही होती है। अब देखें, इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी दे रखी है? फर्स्ट की माइनस के, ये लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 3.4 रहेगी क्या? E2। E2 एनर्जी कितनी है? वो मैक्सिमम एनर्जी जिससे ये क्या कर सके? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सके। एग्जिस्ट एनर्जी उसी को तो बोलेंगे। और वो कितनी है? इनफाइनाइट रहती है। नहीं गिवन है तो लास्ट टर्म क्या रहेगी? बाहर जितना ज्यादा ऑर्बिट से बाहर जंप करना है तो इनफाइनाइट पे जाएगा, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इनफाइनाइट, और प्लस करोगे तो आपका आंसर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 यूज होगा। किसके बराबर रह जाएगी? 3.4 के। इसीलिए सेम रहती है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, द आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, बोले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी अभी बताया था। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? किसी भी ऑर्बिट से जंप करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं? और इसमें तो एक ही ऑर्बिट, और पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? 13.6 लिखा हुआ है, 13.6। ध्यान रखना किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बेटा जी। एग्जिस्ट एनर्जी है, वही इंफिनिटी माइनस में करके तो निकालोगे। माइनस की होगी ऑर्बिटल एनर्जी। ठीक है, चलो अगला। द एनर्जी ऑफ एन एटम इज ग्राउंड स्टेट इज माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम क्या होगी? अब इसकी भी 3.4 ही होगी। इतनी तो एनर्जी चाहिए इसको इससे जंप करने के लिए। नेक्स्ट भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजरमेंट ऑफ, किसकी यूनिट है? एनर्जी की। नेक्स्ट बोले, द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फ्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, प्लस का के माइनस का? प्लस का क्या रहेगा? प्लस का 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, ये आपकी एनर्जी है। तो फिर ये एनर्जी कौन सी है? ये ऑर्बिटल एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट बोले, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ H एटम इज इतना। द एनर्जी नीडेड टू आयनाइज H एटम फ्रॉम द सेकंड एग्जिस्ट स्टेट
सेकंड स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी भाई इसको? The ground state of energy of H atom is 13.6 electron volt. The energy needed to ionize H atom from the second exist state. निकाल लेंगे ना, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला वही है E is equal to 13.6 बाय में 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, what when the hydrogen atom in the first exist level radius is, बोले भाई, the hydrogen atom in the first exist level radius is, what the hydrogen atom is in first exist level radius is, सेम एज इट्स ग्राउंड स्टेट ऑफ रेडियस। हाइड्रोजन की तो सेम ही रहेगी, है ना, हाँ एक ही है इसमें तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, सही है, सेम। अगला बोले, द एनर्जी ऑफ एन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम इज, प्लस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, the ionization energy of hydrogen atom is 3.6, the ionization energy of helium atom would be, बताएं भाई, हीलियम के लिए 27 रहेगी। The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 and the ionization energy of helium atom will be, सेम ही तो ऑर्बिट है इसमें भी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी तो वही है जिससे ऑर्बिट जम करके कहां चला जाए, बाहर, तो इसकी भी सेम रहेगी। तो ये है बेटा जी आपके ऑप्शन वाले सारे क्वेश्चन, इनको आप सोल्व कर लेंगे। पीछे का भाई सारा कंप्लीट आप लोगों ने कर लेना है, जब जाके आपके ये क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो कल आते ही पहले फिर मेरे को प्रॉब्लम बतानी है, पहले हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है भाई।